गुड इवनिंग एवरीवन। सभी लोग अब ज्वाइन हो जाइए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। काफी सारे लोग ज्वाइन भी हो गए हैं, है ना। आवाज आ रही, वॉइस क्लियर है मेरा? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का यह हमारा क्लास 6 है। इससे पहले मैंने क्लास 1 से लेकर के 5 को कंप्लीट करा दिया गया है, शिक्षण अभिक्षमता का, है ना। अब आज हम लोग देखेंगे 3 टॉपिक यहाँ पर मेनली हम लोग देखने वाले हैं। पहला है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत, टीचिंग मॉडल्स को देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। ये 3 पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। बट इससे पहले एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना। जैसे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2024 का। इसमें ना एक क्वेश्चन आया था टीचिंग एप्टीट्यूड से, उसको मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप लोगों को उस चीजों को समझ में आएगा हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन नंबर जो 5th था, ये वाला, है ना। ये एज अ लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस, ए टीचर मस्ट स्टार्ट टीचिंग एट द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स माइंड फॉर देयर बेटर लर्निंग, दिस इज कॉल्ड एज ए, कौन सा प्रिंसिपल कहा जाता है करके, है ना। तो 2024 में जब मैंने सीजी सेट एग्जाम का प्रिपरेशन करवाया था, जब वीडियोस लेक्चर आप लोगों को दिया गया था, बनाया गया था, तो उसमें इस टॉपिक को हमने छोड़ा था। तो इस वाले जो कोर्स में 2026 में जो हम लोग सीजी सेट टारगेट बेच जो हम लोग अभी कर रहे हैं, उसमें इसी को क्लियर करेंगे। इसको हमने एड ऑन कर दिया गया इस कॉन्सेप्ट को। तो आज के जो वीडियो लेक्चर में इसी को लेकर के पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, है ना। शिक्षण के सिद्धांत में ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा, लास्ट में इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर अब स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का क्लास, ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। एक इंटरेस्टिंग बन जाता है अगर हमें पता चल जाए कि क्वेश्चन कहाँ से आया, तो है ना। तो देखिए ये है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो देखिए सबसे पहले, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इज द फंडामेंटल गाइडेंस दैट मेक टीचिंग इफेक्टिव, लर्नर सेंटर्ड, सिस्टमेटिक एंड मीनिंगफुल। तो शिक्षण के सिद्धांत इसलिए दिए जाता है ताकि, है ना, क्या हो सके कि जो शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सके, मतलब टीचिंग को इफेक्टिव बनाया जा सके, साथ ही साथ और एक जो भी प्रिंसिपल्स बनता है, जो सिद्धांत बनते हैं शिक्षण के टीचिंग के लिए, उसको आप देखोगे तो किसके बेस पे होता है, वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, लर्नर सेंटर्ड। जो सीखने वाले हैं उनको मुख्य भूमिका में रखा जाता है, ठीक है, व्यवस्थित रूप से होता है। और तो उसी को लेकर के एक एक प्रिंसिपल्स को देखेंगे, कितने प्रिंसिपल्स हैं, बस एक एक दो लाइन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ताकि आप लोगों को अगर उस प्रकार से क्वेश्चंस आता है तो आप लोगों से वो बनना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले देखिए प्रिंसिपल ऑफ डेफिनिट एम, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। इसमें क्या चीज को आपको फोकस किया जाता है टीचिंग में, टीचिंग हमें कराना है ना। तो कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ सिद्धांत है, जिसमें जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ डेफिनिट एम करके निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। तो क्या होता है इसका मीनिंग, टीचिंग शुड हैव क्लियर एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो अगर आप कुछ चीज पढ़ा रहे हो, टीचिंग हो रहा है, तो उसका एक क्या होना चाहिए, एक क्लियर ऑब्जेक्टिव, मतलब एक उद्देश्य होना चाहिए, बोलते हैं ये वाला प्रिंसिपल। जैसे कि लिखा ना, प्रत्येक शिक्षण का एक स्पष्ट और निश्चित उद्देश्य होना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ डेफिनिट एम होना चाहिए, है ना। नॉर्मल नाम से समझ में आ रहा है। जैसे कि कीवर्ड्स में ऑब्जेक्टिव, लर्निंग आउटकम्स, गोल ओरिएंटेड होता है ना। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य हो गया, लर्निंग आउटकम्स मतलब जो सीखने पर हमें क्या मिलता है उसको बोलेंगे लर्निंग आउटकम्स, है ना। गोल ओरिएंटेड, हमारा एक कोई मकसद होना चाहिए, गोल होना चाहिए। तो इन सब चीजों को अगर ध्यान में रखते हुए टीचिंग कराया जाता है तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेफिनिट एम, मतलब टीचिंग, है ना, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। आप टीचिंग कराते हो तो दूसरा सिद्धांत क्या बोलता है, स्पष्टता का सिद्धांत। तो कुछ भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम समझा रहे हैं, उसमें क्या होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए, ताकि बच्चों को समझ में आ जाए, है ना, जिसको हम समझाना चाह रहे हैं लर्नर को समझ में आ जाए। क्लियर होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए और अंडरस्टेबल होना चाहिए। अंडरस्टेबल मतलब जो समझ में भी आए, सरल, स्पष्ट, तार्किक एवं बोधगम्य, मतलब जो समझ में आ सके ऐसा होना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ क्लैरिटी, ठीक है। कीवर्ड क्या है, सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, क्लियर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, नो कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन ना हो, तो इसको बोलते हैं क्लियर। अगर आप जो पढ़ा रहे हो अगर स्पष्ट है, क्लियर है, तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो इन सब चीजें अगर ये सारा वर्ड से पूछा जाए तुमसे, है ना, क्लियर एक्सप्लेनेशन से संबंधित हो गया, कि नो कंफ्यूजन से संबंधित कौन सा प्रिंसिपल बात करता है, तो आपको याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। अभी हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे तो आप लोगों को और प्रैक्टिस हो जाएगा, समस्या नहीं है ना।
प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, सह संबंध का सिद्धांत। अब देखिए ये क्या होता है, नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों से जोड़ना चाहिए। जब हम टीचिंग कराते हैं तो क्या होना चाहिए, टीचिंग ऐसा होना चाहिए जिसमें उसके पूर्व ज्ञान है, जो उसको पहले से थोड़ा बहुत आता है, उसके पास जो ज्ञान है उसको जोड़ना पड़ेगा आपको, है ना। इसलिए आप देखे होंगे स्कूल कॉलेज में जो सिलेबस बनता है वो ऐसा नहीं है कि 9th का सिलेबस पूरा डिफरेंट रहेगा, 10th का सिलेबस पूरा डिफरेंट रहेगा, सब कनेक्शन होता है, कनेक्टेड होता है, उसी का पूर्व ज्ञान को आगे बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार का सिद्धांत को बोलते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब कनेक्ट करना, बुद्धि लेवल में जो उनको आता है, अनुभव, उनके पास जो एक्सपीरियंस है, लिखा ना, नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान एवं अनुभव से जोड़ना चाहिए। तो न्यू नॉलेज शुड बी लिंक्ड विद प्रीवियस नॉलेज। तो प्रीवियस नॉलेज, उनका अनुभव, एक्सपीरियंस को जोड़ करके हमें क्लास को आगे बढ़ाना चाहिए, टीचिंग करना चाहिए। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। जैसे इसमें कीवर्ड क्या है, प्रीवियस नॉलेज, मेंटल लेवल। देखिए मेंटल लेवल, उनके माइंड, बुद्धि के लेवल को भी हमें ध्यान में रखना है। उनके बुद्धि का लेवल मतलब वही चीजें हैं कि उसको कितना आता है, कितना नहीं आता है, उसके हिसाब से कनेक्ट करके समझाना है उसको, है ना। और नोन टू अननोन, नोन टू अननोन मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो उनको जो पहले से ज्ञात था, पहले जिसको नोन था, उससे हम सिखाएंगे जो उनको ज्ञात नहीं है, अज्ञात। आ रहा है समझ। हम कोई भी चीज हम तभी सीख पाएंगे ना जब हमें पता है, उससे हमें नहीं पता है, हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो पूर्व ज्ञान को जोड़ते हुए नया ज्ञान की ओर जाना है, और मेंटल लेवल को भी याद रखना है। जिसमें मेंटल लेवल की बात, बुद्धि की बात की जाए, वो है प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव प्रोसेस, क्रियाशील प्रक्रिया का सिद्धांत। ये क्या बोलता है, तो लर्निंग इज इफेक्टिव व्हेन लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट। सिंपल सी बात है, एक्टिव प्रोसेस में आप एक्टिव वर्ड को याद रखो, तभी टीचिंग अच्छा होता है ये प्रिंसिपल के तहत, कि उसमें लर्नर जो है पार्टिसिपेट करता है, वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। मतलब जब आप पढ़ा रहे हो तो वो भी आपसे जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे एक्टिवली पार्टिसिपेट। विद्यार्थी स्वयं सक्रिय होकर सीखते हैं, तब अधिगम और अधिक प्रभावी हो जाता है। जैसे कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। अगर वो बच्चा खुद परफॉर्म कर तो जल्दी सीखेगा। पार्टिसिपेशन, अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है तो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक्टिविटी के आधार पर चीजों को बच्चों को सिखाया जाता है अलग अलग। जैसे कुछ गेम के से, है ना, रोल प्लेइंग, जैसे हम लोगों ने देखा था, अलग अलग मेथड ऐसा था जिसमें बच्चों को पार्टिसिपेट कराया जाता है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो उस बच्चे सीखते हैं। उसके बाद क्या है, आप देखिए प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल एक्सपोजर, बहु अनावरण, बहु पुनः प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, देखिए एक ही विषय को विभिन्न तरीकों एवं कई अवसरों पर प्रस्तुत करने से वो ज्यादा अधिगम स्थायी होता है। इसका मतलब यह है कि आप किसी चीज को याद करा रहे हो, किसी चीज को, है ना, तो आप नॉर्मली चाहोगे तो एक थ्योरी से भी याद करा सकते हो, चाहोगे तो उसको डायग्राम बना करके याद कर सकते हो, चाहोगे उसको तो चार्ट में प्रिपेयर करके आप याद करा सकते हो। इसका मतलब यह है कि सिखाना एक ही चीज है, बट तरीका जब हम बहुत सारे यूज करते हैं उस चीज को सिखाने के लिए, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल एक्सपोजर। देखिए अब अदरवाइज आप ऐसा समझ नहीं पाओगे, है ना, अगर जब तक हम इसको पढ़ेंगे नहीं। भले से एक ही लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन मल्टीपल एक्सपोजर का अर्थ यही है कि उसको हम लोग को सिखाना है अलग अलग तरीके से। उद्देश्य हमारा फिक्स है, लेकिन हमें टेक्निक बदलना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं जैसे रिपीटिशन, जहां पर रिपीट किया जाता है, बोलते हैं ना कि बार बार उसको याद करवाया जाता है। एक प्रकार से भी एक प्रोसेस ही है, एक बार समझाए फिर उसको याद कराए, तो आपको याद कराने का तरीका आपको बढ़ा करके आप क्या कर रहे हो, उसको याद करवा रहे हो। री इन्फोर्समेंट और रिवीजन, जो रिवीजन हम लोग करते हैं, कोई भी चीज अगर एग्जाम क्वालिफाई आप करना चाहोगे, है ना, अच्छे से उसको समझना है, तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन हो गया, रिपीटेशन हो गया, री इन्फोर्समेंट हो गया, मतलब फिर से उसको कराना। री इन्फोर्समेंट एक इसमें कौन से प्रिंसिपल के तहत इसको देखा जाता है, तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल एक्सपोजर। चलते हैं आगे, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। सबको पता है मोटिवेशन क्रिएट इंटरेस्ट एंड विलिंगनेस टू लर्न। तो प्रेरणा विद्यार्थियों में सीखने की रुचि और इच्छा उत्पन्न करती है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज टीचिंग तभी अच्छा होगा जब उसमें कुछ मोटिवेशन होना चाहिए, कुछ न कुछ तो मोटिवेशन आपको, प्रेरणा के साथ आप टीचिंग कराओगे। तो जैसे अभी हम लोग एक क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो इसमें मोटिवेशन क्या है हमारा, सीजी सेट क्वालिफाई करना। अगर हम सीजी सेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। यही हमारा क्या है, मोटिवेशन है। तो कीवर्ड क्या है इसमें, इंटरेस्ट है कीवर्ड, इंथुजियाज्म और इनकरेजमेंट, ये चीजें हैं। इनकरेज करना, आप उसको इंटरेस्ट बढ़ाना, ये सब चीजें क्या किसमें आता है, ये सब आता है आपके प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। इनकरेज करना मतलब उनको प्रोत्साहित करना, है ना, इंटरेस्ट करना मतलब उनको इंटरेस्ट है
रुचि है तो अच्छी बात है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, तत्परता का सिद्धांत क्या होता है देखिए, लर्निंग इज इफेक्टिव ओनली व्हेन लर्नर्स आर मेंटली एंड फिजिकली रेडी। अब देखो रेडीनेस, नाम में ही रेडीनेस है, मतलब तत्परता का सिद्धांत। अगर बच्चा बच्चा अगर रेडी ही नहीं है पढ़ने के लिए, आप उसको पढ़ाओगे तो वो टीचिंग इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर वो रेडी है, मतलब वो बैठ गया है पढ़ने के लिए, उसको इंटरेस्ट है पढ़ने में, तो फिर वो चीजें इस प्रिंसिपल में आता है रेडीनेस। जब विद्यार्थी मानसिक एवं शारीरिक रूप से तैयार हो तभी प्रभावी अधिगम होता है, जो टीचिंग है वो प्रभावी हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना प्रिपेयर्डनेस, मेंटल रेडीनेस, मतलब मानसिक रूप से अगर वो रेडी है, और प्रिपेयर्डनेस अगर वो प्रिपेयर करके बैठ, सिंपल सी बात है, क्लास हो रहा है, उसको पिछले क्लास में होमवर्क दिया गया था, अब अगले क्लास में उस होमवर्क तो पूछेंगे ना टीचर, तो अगर होमवर्क करके वो बैठा है तो इसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस। ठीक है, तत्परता का सिद्धांत। तीसरा है अगला है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का सिद्धांत। तो टीचिंग शुड बी बेस्ड ऑन लर्नर इंटरेस्ट, तो विद्यार्थियों के रुचि के अनुसार होना चाहिए। जिसे बोलते हैं ना क्यूरियोसिटी, इंगेजमेंट, इतना ज्यादा वो इंगेज है, इंटरेस्टेड है, क्यूरियोसिटी है, जानने की इच्छा है, ये सब इसमें आ जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ री इन्फोर्समेंट, डिजायर्ड लर्निंग इज स्ट्रेंथेंड थ्रू प्रेस, रिवार्ड्स एंड फीडबैक। क्या लिखे देखिए, प्रशंसा, पुरस्कार एवं प्रतिपुष्टि से अधिगम सुदृढ़ होता है। आप किसी चीज को अगर करने पे उनकी प्रशंसा करेंगे, उनको पुरस्कार देंगे या उनसे फीडबैक लेकर के भी हम लोग उसको इफेक्टिव टीचिंग कर सकते। जैसे बोलते हैं रिवार्ड हो गया, प्रेज मतलब प्रशंसा हो गया, पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट मतलब उनको पॉजिटिवली हम उनको क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। तो ये सब किस में आता है, प्रिंसिपल ऑफ री इन्फोर्समेंट। ठीक है, देखिए एक बार इसको पढ़ेंगे फिर आप लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, है ना। प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, अब देखिए बहुत सारा चीज ऐसा है जो रिपीट जैसे भी लगेगा आप लोगों को, लेकिन आप एक बार प्रिंसिपल को आप याद रखेंगे। इसमें से कुछ कुछ प्रिंसिपल ही है जो मेन इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन आता है। प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक, प्रतिपुष्टि विद्यार्थियों को अपनी त्रुटियों सुधार करने में सहायता करती है। अगर आप बच्चों से फीडबैक लेते हो पढ़ाने के बाद, तो उससे क्या होता है ना, इंप्रूवमेंट होता है, करेक्शन हो जाता है। समझ रहे हो, आपने उनसे पढ़ाया, अब आप जैसे आप एक क्लास लेते हो, क्लास लेने के बाद बच्चों से खड़ा करा करके पूछ देता है कोई टीचर, तो वो बता पाता है कि नहीं बता पाता। अगर वो बता दिया तो अच्छी बात है, आपको पता चल जाएगा कि बच्चों को समझ में आ चुका है। अगर वो नहीं बता पाया तो उसको आप फिर से सिखाओगे तो इंप्रूवमेंट होगा, या फिर गलत कुछ बता दिया तो उसको आप सुधार सकते हो, तो करेक्शन होगा, इवैल्यूएशन होगा। ये सब चीज किसमें आता है, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक में। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अब आप सबको पता है कि हर एक बच्चा समान नहीं होता है ना, डिफरेंस होता है, तो उसके हिसाब से हम टीचिंग जो कराते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। लिखा है ना, प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता, गति एवं रुचि अलग होती है, इसको बोलते हैं इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग मतलब पर्सनल उनको सिखाया जाता है। साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल होता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, टीचिंग शुड बी अकॉर्डिंग टू लर्नर्स एज, एबिलिटी एंड मेंटल डेवलपमेंट। शिक्षण विद्यार्थियों की आयु, क्षमता, मानसिक स्तर एवं आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, साइकोलॉजिकल मतलब वो कितने एज का है, उनकी मानसिक स्थिति कैसा है, इसके आधार पर भी टीचिंग हम करें तब हमें ज्यादा इफेक्टिव टीचिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि सबकी मानसिक स्थिति, साइकोलॉजिकल बिहेवियर अलग अलग होता है। जैसे बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड, लर्नर सेंटर, जैसे बोलेंगे अब बच्चों को पढ़ाना है तो आपका तरीका अलग हो सकता है, लेकिन बड़े बच्चों को पढ़ाना है तब आपका तरीका अलग हो सकता है। इसलिए लिखा है चाइल्ड मतलब बच्चों के लिए है, और लर्नर मतलब जो हम छोटे बड़े सबको सिखाना है। तो इसमें क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी प्रिंसिपल जनरेट होता है, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, सिंपल सी बात है, अनुभव के माध्यम से किया गया अधिगम अधिक प्रभावी एवं स्थायी हो सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस क्या बोलता है कि अनुभव को ध्यान में रखते हुए, जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन में भी हम लोगों ने देखा था, तो उसी का यह पार्ट है, समझ लीजिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन में हमने क्या बात किया था कि उनके पूर्व ज्ञान या फिर उनका जो एक्सपीरियंस है उसको कनेक्ट करके जो चीजें पढ़ाया जाए। तो प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन है ना, कोऑपरेशन, तो शिक्षण में सहयोग एवं सामूहिक कार्य को बढ़ावा देना चाहिए। तो ऐसे चीजों को सिखाएं जिसमें सामूहिक एक दूसरे से कनेक्ट होकर के ग्रुप बना करके उस चीज को पढ़ते हैं लोग, तो उनका एक है ना, उनके अंदर में कोऑपरेशन मतलब सामूहिक चीज और सहयोग की भावना जागृत होती है। जैसे इसमें टीम वर्क हो गया, ग्रुप लर्निंग हो गया, इस पर इसको देख लीजिए है ना, इसका एग्जांपल। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस में क्या है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग और फील्ड वर्क। याद रखेंगे
क्वेश्चन यही आ सकता है कि फील्ड वर्क किस प्रकार से प्रिंसिपल, टीचिंग प्रिंसिपल से कनेक्टेड, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो लैब में वर्क होता है वो भी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस। अब देखिए डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन और प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस में क्या है, वो फील्ड वर्क जा करके एक्सपेरिमेंटल लर्निंग मतलब लैब में परफॉर्म करके अनुभव कर रहे हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन है वो पूर्व में जो अनुभव है उसके पास, उसको वो कनेक्ट कर रहे हैं, है ना, चाहे वो जरूरी नहीं है कि उस चीज को परफॉर्म किया हो। इसको हम लोगों ने बता दिया प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, टीम वर्क हो गया, ग्रुप लर्निंग हो गया। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक सिद्धांत। सभी विद्यार्थियों को समान अवसर एवं समान सम्मान मिलना चाहिए। तो सिंपल सी बात है ना, डेमोक्रेसी यही होता है कि सभी विद्यार्थियों को समान अवसर मिले, सब चीजें समान मिले। तो इसमें क्या है, इक्वालिटी और पार्टिसिपेशन। मतलब आप कुछ भी प्रोग्राम करा रहे हो, उसमें कुछ ही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करा रहे हो, बाकी को नहीं करा रहे हो, तो गलत हो जाता है, वो डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है ना। तो सभी लोगों को पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का है, तो इस विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इफेक्टिव टीचिंग के लिए प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम भी होना चाहिए, बच्चों को फ्री होना चाहिए, अगर कुछ डाउट हो तो क्वेश्चन वो पूछ सके, है ना, विचार रख सके अपना, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन का सिद्धांत, टीचिंग शुड बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू क्लासरूम सिचुएशन। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब इसको भी देख लीजिए, जो इसके कीवर्ड है ना, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, इंक्वायरी कर पाना, ये सब चीजों को आप याद रखोगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलापन मतलब वही चीज कल भी बताया था आप लोगों को कि उसमें बदलाव पॉसिबल है। तो टीच स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, टीचिंग के अकॉर्डिंग, क्लासरूम में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तरीकों में परिवर्तन हम कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको डिजिटल बोर्ड में पढ़ाना है तो वहां पर डिजिटल बोर्ड होना चाहिए, लेकिन अगर डिजिटल बोर्ड नहीं है उस क्लासरूम में तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपके तरीकों को चेंज करोगे, इसीलिए बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। जैसे कि बोलते हैं एडॉप्टेबिलिटी, एडॉप्टेबिलिटी मतलब अनुकूल, उसके अनुकूलता के अनुरूप आपको कराना पड़ेगा इफेक्टिव टीचिंग के लिए। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का सिद्धांत। तो टीचिंग शुड डेवलप क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो शिक्षण विद्यार्थियों में सृजनात्मकता एवं नवाचार का विकास करे, तो कुछ ऐसा करे जैसे बोलते हैं इनोवेशन, ओरिजिनल थिंकिंग, कुछ नया सोचने पे प्रोत्साहित करे, है ना, और इनोवेट करे, मतलब नवाचार लेकर क्या है, तो इसको बोलेंगे इस प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। तो सबको पता है कि लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये क्या बोलता है कि जो सीखना है ना, अधिगम जो लर्निंग है वो सतत एवं आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। देख सकते हो आप यहाँ पे। अगला है प्रिंसिपल ऑफ लाइफ रिलेटेडनेस, है ना, जीवन संबद्धता का सिद्धांत। तो टीचिंग शुड बी रिलेटेड टू रियल लाइफ सिचुएशन। समझ में आ गया, जो वर्ड जो प्रिंसिपल का नाम है ना, उसी पे वो चीज छिपा हुआ था। एक एक बार भी अगर पढ़ लोगे आपको याद रहेगा। तो शिक्षण को वास्तविक जीवन से जोड़कर प्रस्तुत करना चाहिए, ये आ जाता है इसमें। जैसे प्रैक्टिकल लर्निंग हो गया, डेली लाइफ में जो हो रहा है उसी में आप डेली लाइफ में ही अपना टीचिंग रख लिए, सीख गए, तो चीजें इसमें आ जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल सेंस, बहुसंवेदी सिद्धांत। जितनी अधिक इंद्रियां अधिगम में शामिल होगी, सीखना उतना ही अच्छा होगा। इसको कैसे समझेंगे, जैसे आप मान के चलिए कि आप सिर्फ रेडियो के माध्यम से सुन के आपको चीजें सीख रहे हो, या फिर टीवी के माध्यम से सुन के देख के सीख रहे हो, तो दोनों में डिफरेंस होगा ना। तो जितना ज्यादा हमने अपनी इंद्रिया मतलब होता है ना, आंख, नाक, कान, सब चीजों को जितना ज्यादा आप यूज करोगे, ज्यादा चीजों में अगर है, ज्यादा इंद्रियां आपकी यूज हो रही, हाथ पैर सब, उतना ही ज्यादा आप उस चीजों को सीखोगे। जैसे स्पोर्ट्स में क्या होता है, आप खेलते भी हो तो हाथ पैर भी यूज हो रहा है। आप स्पोर्ट्स की बात करूं, अगर किसी चीज में पार्टिसिपेट किए हो, आप मान लेते हैं ना, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो किसी चीज में, तो उसमें हाथ पैर से भी कुछ चीजें हो रहा है, सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, तो इसको बोलते हैं, जैसे लिखा है देखिए, ऑडियो विजुअल एड्स, इसी को हम लोग पढ़ेंगे अभी। लर्निंग बाय सीइंग एंड हेयरिंग, देख करके और सुन करके सीखना। ऑडियो विजुअल एड्स क्या है, यही एक टीचिंग मॉडल्स है, जिसको भी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, सतत मूल्यांकन का सिद्धांत। सबको पता है कि अगर टेस्ट अगर नहीं हो, यूनिट टेस्ट ना हो, एग्जाम ना हो, तो चीजें इफेक्टिव नहीं रह जाएगा। तो विद्यार्थियों का मूल्यांकन निरंतर किया जाना जरूरी। जैसे बोलते हैं ना, फॉर्मेटिव असेसमेंट, कंटिन्यूअस असेसमेंट, मतलब जो एग्जाम है उसके बारे में, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या है फॉर्मेटिव असेसमेंट, कंटिन्यूअस असेसमेंट। ये इवैल्यूएशन सिस्टम का पॉइंट है, मतलब एग्जाम होते रहना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिवनेस, समावेशिता का सिद्धांत।
प्रत्येक विद्यार्थियों को समान एवं समावेशी शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए, वही है डेमोक्रेसी वाला। इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको मिलना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग, ये क्या होता है? निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। लर्निंग डिफिकल्टीज शुड बी आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड। डायग्नोस करना मतलब क्या समस्या क्या है उस बच्चे के साथ या उस क्लासरूम में क्या समस्या है, जिसको अगर हम फाइंड कर लेते हैं, कारण को पता कर लेंगे ना, तो उसके हिसाब से उसको हम क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। वही चीज देखिए, विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान कर उनका उपचारात्मक समाधान किया जाना चाहिए, मतलब उसको समाधान करने का कोशिश करना चाहिए, तो जो आपका टीचिंग है वो इफेक्टिव हो जाएगा। अगर आप कठिनाइयों को जान गए हो ना कि ये कठिनाइयां हैं, इसके लिए वर्ड है डायग्नोसिस, रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल मतलब उपचार करना, है ना, ऐसा टीचिंग जिसमें उपचार के रूप में चलना। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सबको पता है अगर लॉजिकल एवं साइंटिफिक थिंकिंग अगर हम रखते हैं तो एक क्या होगा? एक अच्छा टीचिंग हो जाएगा। तार्किक एवं वैज्ञानिक सोच को विकास करे ऐसा टीचिंग हमें कराना है। तो साइंटिफिक टेक्निक हो गया, टेम्पर हो गया, लॉजिकल थिंकिंग हो गया, ये सब इसमें आता है। उसके बाद ये लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध या समन्वय का सिद्धांत। तो डिफरेंट सब्जेक्ट एंड कॉन्सेप्ट शुड बी इंटर रिलेटेड। तो कोरिलेशन देखिए, एसोसिएशन में सेम सब्जेक्ट में पुराना नॉलेज को कनेक्ट करने की बात कही जा रही है। कोरिलेशन मतलब अलग अलग सब्जेक्ट हो, आर्ट साइंस सबको अगर मिक्स करके हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं मान लीजिए, तो ज्यादा कुछ वो सीखेगा ना, आर्ट्स का भी सीखेगा वो, साइंस से भी सीखेगा। तो इसलिए लिखा है कि विभिन्न विषयों एवं अवधारणाओं को आपस में जोड़कर पढ़ाना भी एक कोरिलेशन कहलाता है। याद रखेंगे, कोरिलेशन वर्ड को याद रखेंगे, है ना। जैसे कि बोलते हैं इंटीग्रेटेड टीचिंग, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग। इंटरडिसिप्लिनरी मतलब होता है विभिन्न विषय एक दूसरे से आपस में जब वो जुड़ते हैं। इंटीग्रेटेड टीचिंग मतलब एक साथ आपको हर एक चीज पढ़ाया जाता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड, जिसमें आप आर्ट्स के भी सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, साइंस भी पढ़ा देंगे। तो इस प्रकार से इसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। आया समझ? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। शिक्षण के प्रमुख, अधिकतम या इंपॉर्टेंट मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग याद कर लीजिए। मतलब इफेक्टिव टीचिंग होता कैसे है, किस किस प्रकार से होता है। जैसे कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना, हमें कुछ पता है फिर हम नया चीज को सीखेंगे, आसानी हो जाएगा। सरल से कठिन की ओर हम जाएंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, कुछ बड़े चीजों से छोटे चीजों को सीखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। विशेष से सामान्य की ओर भी जा सकते हैं और सामान्य से विशेष की ओर जा सकते हैं। कोई भी चीजें हम सीखे हैं उससे उसका हाई लेवल समझ लीजिए, है ना। पूर्ण से बहुत कुछ से थोड़ा चीज को भी सीख सकते हैं और पार्ट टू होल मतलब अंश से पूर्ण की ओर भी सीख सकते हैं। एनालिसिस टू सिंथेसिस, विश्लेषण से हम उसको एनालिसिस करके सिंथेसिस कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल टू लॉजिक, मनोवैज्ञानिक से हम उसको तार्किक की ओर जा सकते हैं, लॉजिकली हम सोच सकते हैं। उसके बाद अनुभवात्मक से तार्किक अनुभव से लेकर के उसको एक्चुअल में होता है कि नहीं होता ये आप सीख सकते हो। इनडेफिनिट टू डेफिनिट, अनिश्चित से निश्चित की ओर भी हम जा सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आता है या मैक्सिम्स करके है, इसको आप याद रख सकते हो, है ना। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बट प्रिंसिपल आपको इंपॉर्टेंट था जिसको मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक आता है टीचिंग मॉडल्स, ठीक है। टीचिंग मॉडल्स क्या चीज है? देखिए सिंपल सी बात है, कोई भी चीज आप करते हो, जैसे टीवी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप पढ़ रहे भी एक प्रकार से क्या है, टीचिंग एक मॉडल्स है ना। ये ओनली ये क्या काम कर रहा है, आपको देखने का काम कर रहा है। इसमें आप दिख रहा है, इसमें कोई साउंड तो है नहीं जो आप सुन रहे हो, है ना। तो ये क्या कहलाएगा? देखना है तो ऑडियो नहीं है, इसमें वीडियो एड्स कहलाएगा, ये ओनली वीडियो एड्स। अभी देखेंगे इसी को हम लोग एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो प्रभावी शिक्षण के लिए एक शिक्षक को शिक्षण मॉडल का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो टीचर को अगर ज्ञान है, पता है कि कैसे किस चीजों को सिखाना है, तो अच्छी बात है। छात्रों और विषय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसे उचित मॉडल का चयन किया जाना चाहिए। भी देखेंगे मॉडल के बारे में क्या क्या चीजें हैं, है ना। और ये मॉडल रुचि, रचनात्मकता, प्रेरणा और नवाचार को बढ़ावा देने में मदद करता है, ठीक है। ये है मेन 4 मॉडल की बात करेंगे हम लोग, है ना। मेन 4 मॉडल है जो अभी मैं बोल रहा था, ऑडियो वीडियो एड्स है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी मेन मॉडल के प्रिंसिपल को समझेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। टीचिंग मॉडल्स में क्या है देखिए, सोशल इंटरेक्शन मॉडल, बिहेवियर अल्टरिंग मॉडल्स, पर्सनल बेसिस मॉडल्स और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स। ये 4 मॉडल्स के जो प्रिंसिपल है इसको हम लोग इसमें देखेंगे। फिर जो मैंने बताया ऑडियो के लिए क्या क्या यूज हम करते हैं, ऑडियो वीडियो के थ्रू हम क्या क्या यूज करते हैं, कौन कौन से टेक्निक को, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं सोशल इंटरेक्शन मॉडल्स।
अब आपको इफेक्टिव टीचिंग कराना है तो सोसाइटी भी बहुत मायने रखता है। वही चीज है, देखिए इस प्रकार का मॉडल सामाजिक संबंधों और अंतः क्रियाओं के महत्व पर केंद्रित है। इस मॉडल के अनुसार सामाजिक अंतः क्रिया सीखने के स्रोत के रूप में कार्य करता है। मतलब आपको सीखना है तो आप सोसाइटी से भी, समाज से भी जुड़े हुए हो, अपने ग्रुप से भी जुड़े हो, वहां से भी सीखते हैं और वो आपके एक सोर्स के रूप में काम करता है सीखने के लिए। तो इसको बोलते हैं सोशल इंटरेक्शन मॉडल। आप सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, दोस्तों से इंटरेक्शन कर रहे हो, इससे भी चीज आप सीखोगे। तो एक प्रकार से ये भी क्या है, टीचिंग का एक सोर्स है, मॉडल है, ठीक है। यह एक छात्र केंद्रित दृष्टिकोण है। छात्र केंद्रित क्यों है? क्योंकि वो खुद सोसाइटी से कनेक्ट होगा, है ना, खुद आपस में ग्रुप में है तो उससे जुड़ा हुआ है और वहां से वो उस चीजों को सीख रहा है। इस प्रकार के शिक्षण में छात्र समूह गतिविधियों जैसे समूह चर्चा में भाग लेते हैं, जबकि शिक्षक उनकी गतिविधियों की निगरानी करता है। मतलब देखिए मैंने सोसाइटी भी बोला, और दूसरा इसको अगर हम क्लासरूम में अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, क्लासरूम जैसे कक्षा में, है ना, क्लास हो रहा है, उसमें ग्रुप बना दिया गया है, 5-5 6-6 बच्चों का ग्रुप बना दिया गया है, तो आपस में उन लोग सीखेंगे और टीचर उसको ध्यान देते रहेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, इसको भी आपस में उन लोग सीख जाते हैं ना। तो ये क्लासरूम में भी सीख सकते हैं, अपने सोसाइटी से भी सीखते हैं हम लोग। छात्र प्रश्न चिंतन, एक दूसरे की मदद करने आदि के माध्यम से सीखते हैं। तो सिंपल सी बात है, छात्र कैसे सीखेंगे? अगर स्कूल की बात करें हम लोग तो एक दूसरे से प्रश्न करेंगे, एक दूसरे की मदद करके सीखते हैं। इसको बोलते हैं सोशल इंटरेक्शन मॉडल। दिस टाइप ऑफ मॉडल फोकस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिलेशन एंड इंटरेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल सोशल इंटरेक्शन एक्ट एज ए सोर्स ऑफ लर्निंग। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है उसी चीज को। आमतौर पर उपयोग की जाने वाली रणनीतियां जैसे कि समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन जो होता है, परियोजना जो हम प्रोजेक्ट देते हैं, एक होता है भित्ति चित्र मॉडल, ग्राफिटी मॉडल जिसमें कुछ बना करके लाते हैं, रोल प्लेइंग, मैंने बता चुका हूं, कल बताया था रोल प्लेइंग मतलब ड्रामा, ये सब चीजों का, है ना। कोऑपरेशन लर्निंग, आपस में कोऑर्डिनेशन करके, और सोशल इंक्वायरी, आप आपस में सामाजिक रूप से एक्टिव रहेंगे तो ये सब चीजें से थ्री आप सीख जाते हैं। इसमें कुछ कुछ ऐसे मॉडल है जिसके देखिए सोशल इंटरेक्शन मॉडल के अंदर में कुछ चीजें हैं, जैसे कि ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल जिसको जॉन डेवे एंड हॉबर्ट थेलिन ने दिया था, थेलिन ने। सोशल इंक्वायरी मॉडल है, बेंजामिन कॉक्स एंड बायरन के द्वारा दिया गया है। लेबोरेटरी मॉडल है, तो इसको आप याद नहीं रखना है नाम को, बस आप एक बार देख लीजिए, थोड़ा बहुत अगर आप याद कर सकते हो तो कर लीजिए, है ना, क्योंकि ये सब चीजें बहुत सारी चीजें याद कर पाना थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। दूसरा मॉडल है बिहेवियर अल्टरिंग मॉडल। अब देखिए इसमें क्या है, शिक्षण के ये मॉडल छात्रों के व्यवहार को बदलने पर ध्यान केंद्रित होता है। नाम में ही है बिहेवियर अल्टरिंग मॉडल, ताकि उन्हें कल का बेहतर नागरिक बनाया जा सके। बीएफ स्किनर, नाम याद रख लेंगे, बीएफ स्किनर इस मॉडल के समर्थकों में से एक है। यह मॉडल पूर्व निर्धारित और अवलोकन योग्य लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने पर आधारित है। अब ये पूर्व निर्धारित और अवलोकन योग्य कहने का मतलब क्या है कि हमारा टारगेट है कि किसी के बिहेवियर को चेंज करना है, कोई छात्र है, कोई स्टूडेंट है, इसके हमें बिहेवियर को चेंज करना है, बिहेवियर अल्टरिंग मॉडल लिखा है ना, तो हमारा पूर्व टारगेट हो गया ना कि हमको ऐसे बनाना है इसको, तो हमारा क्या हो गया, वो पूर्व निर्धारित लक्ष्य को कर ध्यान में रखते हुए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें आधारित है। ऐसे मॉडलों में उपयोग की जाने वाली सामान्य रणनीतियां क्या है? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देकर के आपको डायरेक्टली आप बच्चों को बोलोगे कि आपको ऐसे बिहेव करना है, आपको अनुशासित रहना है, डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट टीचिंग करा करके, पढ़ा करके हो गया, है ना। डायरेक्ट ट्रेनिंग दे करके, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है बच्चों को, स्पेशली बच्चों को या बड़ों को लिए भी, अगर आप किसी चीज की बिहेवियर को चेंज करना चाहोगे थोड़ा बहुत क्या ट्रेनिंग देना पड़ता है उनको, है ना। और बिहेवियरिज्म, सेल्फ कंट्रोल, सिमुलेशन, मैंने बताया था कल का, सिमुलेशन क्या होता है, उसको वो वास्तविक स्थिति में ले जाया जाता है ना, जहां उसको फिल किया जाता है रियल लाइफ सिचुएशन के साथ, तब उसको ऑटोमेटिक उसके बिहेवियर में चेंज आ जाता है। तो सिंपल सी बात, जैसे मैंने बोला था आप लोगों को कि अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है तो पहले दिन नहीं होगा, दूसरा दिन नहीं होगा, धीरे धीरे करके आपके बिहेवियर में चेंज आने लग जाता है, तो उसको करना पड़ता है, बस ये बिहेवियर अल्टरिंग मॉडल समझ लीजिए, ठीक है। आपको देखिए इस प्रकार से मॉडल क्वेश्चन से बहुत कमी आएगा, सिर्फ क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सोसाइटी के थ्रू, समाज के थ्रू या ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से चेंज करने पे कौन सा मॉडल यूज होगा, इस प्रकार से तो आपको सोशल इंटरेक्शन मॉडल समझ जाओगे, ग्रुप डिस्कशन है तो, है ना। और अभी जो हमने देखा बिहेवियर अल्टरिंग, तो बिहेवियर से संबंधित अगर क्वेश्चन आता है, जैसे कि लिखा है डायरेक्ट टीचिंग, तो सिमुलेशन किस मॉडल के तहत एग्जाम्पल है, अगर पूछा जाता है सिमुलेशन तब क्या लिखोगे उसको, बिहेवियर अल्टरिंग मॉडल। इसमें कुछ कुछ है, जैसे मास्टरी लर्निंग करके है, बेंजामिन ब्लूम के द्वारा दिया गया है, ब्लॉक डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन करके है,
अब सिमुलेशन जो है कार्ल स्मिथ एंड मैरी स्मिथ, याद रख लेंगे सिमुलेशन को किसके द्वारा दिया गया है, कार्ल स्मिथ एंड मैरी स्मिथ। सोशल लर्निंग है, प्रोग्राम्ड शेड्यूल है, इन सब चीजों को बीएफ स्किनर के द्वारा आप देख सकते हो, यही 2-4 लोगों का नाम है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। तो ये शिक्षार्थियों की अपनी परिवेश से प्राप्त जानकारी को संसाधित करने की क्षमता पर आधारित है। मतलब समझिए इसको, कुछ मॉडल शिक्षार्थियों में रचनात्मक सोच, अवधारणा का निर्माण, परिकल्पना का परीक्षण आदि को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि अन्य सीधे अवधारणा और जानकारी को प्रदान करता है। इसमें ऐसा नहीं है कि जो थ्योरी है उसको बस पढ़ लिया गया, बल्कि उनको इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का टाइम, प्रोसेसिंग लिखा है ना, मतलब वो जो जानते हैं विद्यार्थी लोग, जो ऑलरेडी उन लोग जानते हैं उनको भी प्रोसेस करो, उनकी माइंड लेवल मतलब उनकी बुद्धि का यूज करके चीजें सीखना कहलाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। ये देखेंगे हम यहाँ पर। इन मॉडलों में उपयोग किए जाने वाली विभिन्न रणनीतियों में क्या है, आपको डेटा और जानकारी प्राप्त करना, व्यवस्थित करना, संसाधित करने और बनाए रखने में मदद करती है, ताकि समस्या समाधान के लिए इसका आगे उपयोग किया जा सके। तो भाई किसी की समस्या को समाधान करना है, कभी कभी होता है कि जो सिर्फ थ्योरी से आप नहीं सीखोगे, आप बुक पढ़ के भी नहीं सीखोगे, कुछ कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो इन्फॉर्मेशन उनके पास खुद है, अगर वो शिक्षार्थी या विद्यार्थी के पास पहले से कुछ इन्फॉर्मेशन है, उसको प्रोसेस करेगा, मतलब वो सोचेगा और उसको कनेक्ट कर देगा ना, तो वो भी वो सीखेगा। तो इस प्रकार का यूज हमें करना है। लिखा है दीज आर द बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ लर्नर्स, लिखा है ना एबिलिटी ऑफ लर्नर्स, जो विद्यार्थी के क्षमता पे बात करते हैं, टू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन दे रिसीव फ्रॉम द सराउंडिंग्स। अब जो लर्नर है वो कहाँ से सीखेगा, अपने आसपास के सराउंडिंग से जो चीज सीखा है उसी को प्रोसेस करके उस चीजों को वो सॉल्व करता है, ये कहलाता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ठीक है। सम मॉडल इनकरेज क्रिएटिव थिंकिंग, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग एक्सेट्रा इन लर्नर्स, व्हाइल अदर प्रोवाइड। बाकी हम देखते हैं डायरेक्टली बुक से पढ़ के इसको लिखा है, इसमें देख सकते हो यहाँ पे। इसे इंडक्टिव थिंकिंग को दिया है हिल्डा ताबा एंड ब्रूस जॉयस, है ना। कॉन्सेप्ट अटेनमेंट जेरोम ब्रूनर, मेनेमोनिक्स, इसको याद रख लीजिए, तो मेनेमोनिक्स करके कुछ प्रोसेस है, इसको माइकल प्रेस्ले एंड जो लेविन रिचर्ड एंडरसन के द्वारा दिया गया है। तब एक बार इसको एक बार देख सकते हो आप लोग, है ना। अगला है पर्सनल बेसिस मॉडल। अभी हमने सोसाइटी में आसपास के लोगों से सीखा, सराउंडिंग से सीखा, अब आ गया पर्सनल बेसिस मॉडल। पर्सनल नाम में क्लियर है कि खुद से, जो अपने आप से जो सीखता है, पर्सनल एक्सपीरियंस है जो भी, है ना। ऐसे मॉडल आत्मसम्मान, आत्म प्रभावकारिता और समझ को बढ़ाते हैं। सच मॉडल इनहेंस सेल्फ स्टीम, सेल्फ इफिशियंसी, अपनी क्षमता एंड अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाती है, प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्टता से संबंधित है। ऐसा बोला जाता है ना कि हर एक इंसान यूनिक है, हर एक इंसान, हर एक विद्यार्थी यूनिक है, सबके पास कुछ ना कुछ क्वालिटी है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि कोई भी ऐसा इंसान नहीं है, समझ लीजिए, जिसके पास कुछ भी क्वालिटी ना हो। तो वही है, उस क्वालिटी को यूज करके वो बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ सीख सकता है। इसको बोलते हैं पर्सनल बेसिस मॉडल। ऐसे मॉडलों का अंतिम उद्देश्य रचनात्मकता, आत्म अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करना है, ताकि एकीकृत, सक्षम और आत्मविश्वासी व्यक्तियों का विकास हो सके। देखिए यहाँ पर, द अल्टीमेट एम ऑफ सच मॉडल इज टू स्टिमुलेट क्रिएटिविटी, self expression and confidence so as the develop integrated competent and confident individual। तो ये सब मॉडल का यूज क्या है कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट करना, उसको, है ना, उनके जो चीजें हैं उनको डेवलप करना और उनका कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल्स लिखा है, ठीक है, देख सकते हो आप। क्रिएटिविटी को बढ़ाना, ये भौतिक और सामाजिक वातावरण के कारण उत्पन्न होने वाले व्यक्तिगत मतभेदों को भी ध्यान में रखता है। तो सिंपल सी बात है, सबका अपना अपना थॉट प्रोसेस है, सब यूनिक है, थोड़ा बहुत मतभेद भी हो सकता है क्योंकि उनका वो पर्सनल है, पर्सनल बेसिस मॉडल। तो नाम से आप देखोगे मॉडल्स को समझ में आ जाएगा आप लोगों को। नॉन डायरेक्टिव मॉडल है, इनहेंसिंग सेल्फ है, सेल्फ अवेयरनेस करके है, क्रिएटिव मॉडल करके है, तब थोड़ा बहुत इसको देख लिए रहोगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अगला जो टॉपिक हमारा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, शिक्षण की प्रभावशीलता को प्रभावित करने वाले कारक। तो सिंपल सी बात है, देखिए टीचिंग अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दो चीजें हैं, है ना। टीचिंग में दो चीजें होता है, टीचर और स्टूडेंट। या तो एक बार ऐसा हो सकता है कि टीचर की वजह से कुछ प्रभावित हो रहा होगा टीचिंग, या दूसरा क्या हो सकता है, स्टूडेंट की वजह से टीचिंग प्रभावित हो सकता है। तो वही चीज को लिखा है, टीचर रिलेटेड फैक्टर्स, टीचर संबंधी कारक, ठीक है।
तो इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आप लोगों को दिखेगा, एक एक करके हम लोग फिर से देखते जाएंगे, है ना। यहां से देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट नॉलेज, टीचर के बारे में बात कर रहा हूँ। सब्जेक्ट नॉलेज, विषय का ज्ञान। अगर टीचर को विषय का ज्ञान नहीं है तो अगर वो पढ़ा रहा है तो वो इफेक्टिव टीचिंग को प्रभावित करेगा, प्रभावी शिक्षण को प्रभावित करेगा। पहला हो गया, मतलब ऐसा है कि या तो पुराना ज्ञान है उसको अपडेट ही नहीं किया है वो, तो भी एक प्रभावित होगा। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल, अगर टीचर का विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना नहीं आता है, विचारों को वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट के साथ, तो भी टीचिंग प्रभावित होगा, इफेक्टिव टीचिंग। ठीक है। टीचिंग स्किल, शिक्षण कौशल नहीं है उसके पास, मतलब उसको ज्ञान नहीं है, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि उसको पता नहीं है कौन सा मेथड यूज करना है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, बहुत सारे मेथड है, लेकिन अगर टीचर को पता होगा तभी तो यूज करेगा उस मेथड को, अगर पता ही नहीं है तो टीचर यूज कैसे करेगा। तो इसलिए लिखा है टीचिंग स्किल नहीं है उनके अंदर, तो एक है। दूसरा चीज है पर्सनालिटी, रूप रंग व्यवहार आदतें मूल्य और दृष्टिकोण भी शामिल होना चाहिए। तो एक पर्सनालिटी भी होना चाहिए टीचर का, है ना। उससे क्या होता है, कुछ कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसलिए लिखा है व्यवहार हो गया, उनका नेचर हो गया कैसा है, ये सब चीजें क्या है टीचिंग को प्रभावित करने वाला है ये, है ना। अगला देख लेते हैं इधर से, ये पीडीएफ आपको मिलेगा तो आप समझ जाओगे। अगला क्या है देखिए, 8 से चलते हैं। 7 नंबर में क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट। अगर क्लासरूम को मैनेज करने वाला नहीं है, टीचर मैनेज नहीं कर पाता है, तो भी क्या है एक प्रकार से अनुशासन को नहीं बनाए नहीं रख पाता, समय संसाधन और छात्रों का व्यवहार का प्रबंधन करना उसको नहीं आता है, तो भी इफेक्ट होगा टीचिंग। लीडरशिप क्षमता नहीं है ना, छात्रों का मार्गदर्शन नहीं कर सकता है, छात्रों को मोटिवेशन नहीं कर सकता है, करियर गाइडेंस अगर नहीं दे पा रहा है तो भी टीचिंग प्रभावित होता है। ठीक है। दूसरा क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और नियंत्रित करने वाला भी होना चाहिए। टीचर को स्टूडेंट की भावनाओं को भी समझना चाहिए, सिचुएशन को भी समझना चाहिए कि बच्चों का डिमांड क्या है ना। कभी कभी क्लास बोर लगने लगता है तो टीचर वहां पर अपना क्रिएटिविटी दिखा करके इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से भावनात्मक रूप से उस चीजों को समझ के अगर वो करा दे तो फिर अच्छा टीचिंग हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो। और लास्ट है प्रोफेशनल इथिक्स, व्यवसायिक नैतिकता, ईमानदार नहीं है, समय का खुद ही पालन नहीं करता है, निष्पक्षता नहीं है, भेदभाव करता है ना, और व्यवसाय के प्रति प्रतिबद्धता नहीं, मतलब आपने काम के प्रति अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं है तो भी ऐसा टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग को प्रभावित करता है। तो ये हो गया टीचर से रिलेटेड इतना पॉइंट है जिसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है। और नीचे में मोटिवेशन है और क्या है, हाँ मोटिवेशन है और कॉन्फिडेंस है। टीचर के पास क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते 2 पॉइंट और थे यहाँ पे, इस प्रकार से मोटिवेशन भी होना चाहिए, मतलब बेहतर शिक्षण करने और विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की आंतरिक शक्ति होनी चाहिए। मतलब टीचर के अंदर भी खुद मोटिवेशन होना चाहिए पढ़ाने का, उसको अच्छा लगना चाहिए ना, तब जाकर वो अच्छे से पढ़ाएगा, मोटिवेट रहेगा और बच्चों को भी मोटिवेट करेगा। कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास भी होना चाहिए, है ना, चाहे पढ़ाने को परिस्थितियों को संभालने वाला विश्वास उनके अंदर होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा भी करने वाला होना चाहिए कि मैं हाँ, तब जाकर के अच्छे से चीजें अब देख सकते होगा। ठीक है। अगर एक लाइन में अगर हम बात करेंगे इफेक्टिव टीचिंग का, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एन इफेक्टिव टीचर इज ए नॉलेजेबल, स्किल्ड, मोटिवेटेड, कॉन्फिडेंट, वेल मैनेज, इथिकल एंड इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, आप देख सकते हो पीडीएफ में मिलेगा। दूसरा चीज देख लेते हैं, स्टूडेंट रिलेटेड फैक्टर्स, है ना। स्टूडेंट में क्या क्या चीजें हैं जो इफेक्टिव टीचिंग को प्रभावित कर सकते हैं, देखे करके इसको देखेंगे, ताकि जूम कर रहा हूं ताकि आप लोगों को दिखे। सबसे पहले इंटेलिजेंस, बुद्धि। अब 2 स्टूडेंट है, दोनों का बुद्धि लेवल अलग है, दोनों अलग अलग इंटेलिजेंस है, तो भी प्रभावित होगा। अगर टीचर पढ़ा रहा है, एक को समझ में आ रहा है, एक को नहीं समझ में आता है, क्योंकि स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट की बुद्धि या इंटेलिजेंस लेवल अलग है, इसलिए भी टीचिंग प्रभावित होगा। अधिक बुद्धि से छात्र अवधारणाओं को शीघ्र समझ जाते हैं, जो बच्चे होशियार है जल्दी समझ जाएंगे, जो नहीं है वो नहीं समझ पाएंगे। तो इससे क्या होगा, इफेक्टिव टीचिंग कहाँ हुआ, सबको समझ में नहीं आ रहा। दूसरा चीज इंटरेस्ट, अगर स्टूडेंट इंटरेस्ट लेगा तब उस चीजों को समझेगा, उसको इंटरेस्ट नहीं लेगा तो नहीं समझेगा। तो टीचर चाहे कितना अच्छा भी पढ़ाए, अगर स्टूडेंट इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है तो चीजें नहीं सीख पाएगा वो, है ना। ये हो गया। थर्ड देख लेते हैं, मोटिवेशन, प्रेरणा छात्रों को बेहतर सीखने और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। तो स्टूडेंट मोटिवेटेड भी होने चाहिए, स्टूडेंट लोगों में मोटिवेशन होना चाहिए, प्रेरणा होना चाहिए उनको पढ़ने का, सीखने का, तब जाकर के वो सीखेगा। अगर उनके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है तो नहीं सीखेगा। रेडीनेस, अभी हम लोगों ने देखा था, अधिक तत्परता, है ना, मैं पहले ही बोला था, मानसिक और शारीरिक रूप से अगर वो रेडी है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, तो जल्दी सीखेगा। अगर वो रेडी नहीं है, क्लास में बैठा बस है, तो भी उस चीज से वो नहीं सीखता है। प्रीवियस नॉलेज,
कुछ पूर्व ज्ञान अगर बच्चों को है, पूर्व ज्ञान है, अगर सीखने के से पहले अगर कुछ चीजें पढ़ के आ गया है वो आसानी से सीख जाएगा, नहीं पढ़ के आ रहेगा थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो इफेक्टिव टीचिंग के लिए अगर पूर्व ज्ञान है, नॉलेज है उसको, तो बेनिफिट है। ठीक है, उसके बाद 6 क्या है, लर्निंग स्टाइल। एवरी स्टूडेंट हैज ए डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग स्टाइल, विजुअल, ऑडियो, कैनेस्थेटिक। अभी हम लोग देखे थे प्रत्येक छात्र की अधिगम शैली, लर्निंग स्टाइल भिन्न होती है। तो सिंपल सी बात है, एक ही लर्निंग स्टाइल सब पे लागू करेंगे तो कुछ बच्चे समझ लेते हैं, कुछ बच्चे समझ में नहीं पाते। तो जो कमजोर बच्चे हैं मान लो नहीं समझे, तो लर्निंग स्टाइल भी एक प्रकार से क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बच्चों को सभी लोगों को समझने वाला होना चाहिए। 6 के बाद यहाँ पर है 7, 1 मिनट है ना, यहाँ पे ले आइए आप लोग 7 क्या है, अटेंशन, ध्यान देने वाला होना चाहिए। कोई भी चीजें अगर क्लास में पढ़ाया जा रहा है, अगर वो ध्यान नहीं दे रहा है तो नहीं सीख पाएगा ना। ध्यान से बेहतर ग्रहण, समझ और स्मरण संभव होता है। ध्यान देगा तभी वो चीजों को समझेगा, स्मरण करेगा, मतलब याद रख पाएगा, अंडरस्टैंड कर पाएगा और लंबे समय तक याद रख पाएगा। एटीट्यूड, अभिवृत्ति होनी चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब टीचर का भी सम्मान करे और जो चीजों के लिए बैठा है सीखने के लिए, अगर ईमानदारी है उस स्टूडेंट में, एटीट्यूड उनका सही है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो उस चीजों को आसानी से समझेगा और इफेक्टिव टीचिंग हो पाएगा। स्वास्थ्य भी एक बड़ा चीज है ना। अगर हेल्थ, जिस स्टूडेंट का हेल्थ स्वस्थ है वो ज्यादा सीखेगा। सिंपल, जिसका तबीयत ऑलरेडी खराब है, लगातार खराब होते रहता है, तो कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट तो पड़ता है। उसके बाद इमोशनल स्टेबिलिटी, भावनात्मक स्थिरता। भावनात्मक रूप से स्थिर छात्र बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जो भावनात्मक रूप से दुखी है मान लीजिए, तो है ना, इमोशनली वो दुखी है तो उतना जल्दी नहीं ग्रहण करेगा जितना एक बच्चा खुश होकर के भावनात्मक रूप से अगर वो प्रसन्न होकर के उस चीजों को समझ रहे हैं तो। ठीक है, सोशल कल्चर एंड बैकग्राउंड, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जिस समाज से आता है, कहाँ से आता है, उसके सांस्कृतिक कल्चर कैसे हैं, वो भी एक डिपेंड करते हैं ना। किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो चीजों को नहीं, कुछ चीजें हैं जो उसको नहीं ले पाएगा, मान के चलिए। सामाजिक, जिस समाज में वो रहता है वो भी इफेक्ट करता है उसको सीखने को। कल्चर भी डिपेंड करता है, कल्चर में मान के चलिए एक लैंग्वेज बैरियर भी होता है ना। बच्चों का लैंग्वेज दूसरा है, घर में बातें अलग लैंग्वेज में हो रही है, क्लासेस अलग लैंग्वेज में हो रही है, तो उनको कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करेगा। तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो पृष्ठभूमि होती है ना, पारिवारिक वातावरण, संस्कृति और समाज छात्रों के अधिगम और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 11 पॉइंट इसमें है। इसको भी अगर संक्षेप में बोलेंगे तो ये लाइन को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है स्टूडेंट के लिए। ये स्टूडेंट इंटरनल क्वालिटीज, बैकग्राउंड एंड पर्सनल कंडीशंस प्ले वाइटल रोल इन द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। अब देख सकते हैं यहाँ पर की पॉइंट्स, मुख्य बिंदु, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा आज का क्लास कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने देखा है, क्या देखा है, शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, जो नया टॉपिक था, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे। और इसके बाद हम लोगों ने देखा टीचिंग मॉडल्स के बारे में, जिसमें 4 मॉडल के बारे में पढ़ा गया है ना। 4 मॉडल, सोशल इंटरेक्शन, पर्सनल बिहेवियर अल्टरिंग मॉडल और एक है ना। इस प्रकार से हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, 4 मॉडल के बारे में हम लोग पढ़े हैं। इन चारों मॉडल को हम लोग आगे ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो चलिए फिर हम एक क्वेश्चन पे आते हैं, जिस क्वेश्चन को मैंने बताया था सीजी सेट एग्जाम में। अब देखिए आपको इसका आंसर बताना है। चूंकि सीखना एक निरंतर है, एक शिक्षक को बेहतर पढ़ाने के लिए छात्रों के दिमाग या बुद्धि के स्तर के अनुसार पढ़ाना शुरू करना चाहिए, से कहा जा सकता है। इसका आंसर क्या हो सकता है बताइए। मैंने सब चीजों को बता दिया है। प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल एक्सपोजर। इसका आंसर क्या होना चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ से समझिए इसको, है ना। मैं पहले ही बता चुका हूं, उसके बुद्धि का यूज करके हमें क्या करना है, छात्रों के दिमाग के बुद्धि के स्तर से अनुसार हमें पढ़ाना शुरू करना चाहिए, सब बोला जाता है ना। इसका आंसर होगा बी, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। उसमें मैंने बताया था कि पुराने ज्ञान को यूज करके नए ज्ञान, नए चीजों को सिखाना। तो पुराने ज्ञान कहाँ से आएगा, उसके बुद्धि लेवल से ही तो आएगा ना। इस चीजों को हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। तो इसी प्रकार से, इसीलिए मैंने शिक्षण के सिद्धांत को पढ़ाया है, ताकि आप चीजें कनेक्ट कर पाओगे।
क्लियरिटी वाले में क्या होना चाहिए, क्लियरिटी का मैंने क्या बोला था, स्पष्ट, क्लियर और सिंपल होना चाहिए बच्चों का, तो ऐसा स्टेटमेंट नहीं है वहां पे। एसोसिएशन में एक्टिव प्रोसेस मतलब बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे वाली बात करता है। मल्टीपल एक्सपोजर मतलब रिपीटेशन, रिपीट करके बार बार पढ़ाओ, इस पे बात करता है। एसोसिएशन मतलब होता है कनेक्ट करना, तो उसके दिमाग के बुद्धि के स्तर के अनुसार, अगर उनके बुद्धि या स्तर बच्चों का ऐसा कमजोर है तो उसके हिसाब से हम पढ़ाएंगे, अगर होशियार है तो उसके हिसाब से पढ़ाएंगे। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन इसका आंसर था। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। अब हम चलते हैं अपना एमसीक्यू पे, है ना, जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, 1 मिनट, यहां से इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब इसका आंसर आप लोग बताते जाओ, क्या क्या आंसर है, एक एक करके बताते जाओ। फर्स्ट का आंसर बताओ। अभी हम लोगों ने पढ़ा है ना, लिखा देखिए, टीचिंग शुड बिगिन फ्रॉम द लर्नर्स प्रीवियस नॉलेज, तो क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, इसको अभी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है ना। चलते हैं आगे, मैं पहले बोला हूं सबको क्वेश्चन के माध्यम से समझना है। लर्निंग बाय डूइंग इज मेनली एसोसिएटेड विद द विच प्रिंसिपल, करते हुए सीखना मुख्यतः किस सिद्धांत से संबंधित है बताइए। क्लैरिटी, स्पष्ट होना चाहिए, रेडीनेस, तत्परता होनी चाहिए, मोटिवेशन, प्रेरणा होनी चाहिए। बचा क्या, एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव प्रोसेस मतलब वो एक्टिव है करने के लिए, तो इसका आंसर क्या होगा, बी। देखो इस प्रकार से प्रैक्टिस करे रहोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तीसरा देख लेते हैं, विच प्रिंसिपल एम्फेसाइज क्लियर एंड अंडरस्टेबल टीचिंग, कौन स्पष्ट एवं बोधगम्य शिक्षण पर कौन सा सिद्धांत आधारित है। स्पष्ट होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, कौन बोलता है, क्या होगा इसका आंसर, ए होगा आंसर। सबका आंसर सही आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ क्लियरिटी, इस पे हम लोगों ने यही देखा है। चौथा चलते हैं, रिपीटेड प्रेजेंटेशन ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट थ्रू डिफरेंट मेथड इज कॉल्ड। रिपीटेड वाले के लिए मैंने क्या बोला है, फोर्थ का आंसर क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होना चाहिए बोलते हैं ना। रेडीनेस मतलब मैंने क्या बोला हूं, रेडी हो करके बैठे हो। मल्टीपल एक्सपोजर मतलब जो बार बार उस चीजों को रिपीट करे, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब सभी स्टूडेंटों का टेक्निक अलग अलग होता है, इस प्रकार से, है ना। अगला है फिफ्थ नंबर, फिफ्थ और सिक्स दोनों बता देना, देखते हैं, है ना, दिख रहा होगा तो। क्या है, विच ऑफ विच प्रिंसिपल एम्फेसाइज क्रिएटिंग इंटरेस्ट इन लर्निंग, सीखने में रुचि उत्पन्न करने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है। तो रुचि किस में आएगा आपको बताओ, इंटरेस्ट कब आएगा, जब आप क्या रहोगे, फिफ्थ का आंसर क्या होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। क्या लिख रहे हो आप लोग, अच्छा फिफ्थ का बी होगा ना, मोटिवेशन। इंटरेस्ट कब आता है, जब आप मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है। और सिक्स का आंसर क्या हो रहा है, काफी सारे लोग बना चुके हैं, अकॉर्डिंग टू विच प्रिंसिपल इज एवरी लर्नर इज यूनिक, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सबको पता है ना। शिक्षण सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, इसे क्या कहते हैं बताइए। कठिन से सरल की ओर होना क्या बोलते हैं, मैंने क्या बताया था उसको, मैक्सिम बताया, मैक्सिम ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर जाना है, ठीक है। एट्थ में टीचिंग फ्रॉम नोन टू अननोन,
ए भी क्या है, इसको भी किस में बताया मैंने, मैक्सिम में बताया है इसको, अधिकतम वाला जो मैंने बताया था ना, मैक्सिम ऑफ नोन टू अननोन। इसको डायरेक्टली मैं बता रहा हूं आप लोगों को आंसर, क्योंकि इजी था। इसको बताइए आप लोग, टीचिंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हेल्प्स लर्नर्स बिकॉज, स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण इसलिए उपयोगी है क्योंकि क्या करता हो, ज्यादा से कम, ज्यादा से कम मतलब, हाँ ज्यादा से कम केस समझ लो कि आपको 2000 लोग एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से 10 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो क्या बढ़ाएगा वो, 2000 लोग एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से 10 लोगों को सेलेक्ट करना है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहां पे क्या बढ़ रहा है, लेकिन इसका आंसर क्या है, लेकिन आंसर इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज कंपटीशन भी है, लेकिन मेन आंसर क्या है इसका, डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग ग्रेजुअली। आप स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाओगे, बड़े चीजों से छोटे छोटे चीजों को अगर आप समझते हो तो क्या करेगा वो, आपके डेवलप, आपके लेवल को धीरे धीरे वो बढ़ाता भी है। इसका आंसर दोनों हो सकता है, बट मेनली आंसर इसका लिया गया है बी को, तो बी को आप याद रखें। चलिए आगे चलते हैं। विद्यार्थियों की मानसिक तैयारी पर कौन सा सिद्धांत बताइए, मानसिक और शारीरिक रूप से रेडी रहना चाहिए, कौन सा सिद्धांत बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ 9 का आंसर कौन सा है, 10 का आंसर प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस, इसको भी हम लोगों ने पढ़ा है। इमीडिएट एप्रिसिएशन फॉर करेक्ट रिस्पॉन्स इज एग्जांपल ऑफ, आपको तुरंत, है ना, आपको क्या मिले, प्रशंसा मिले, किसका उदाहरण है वो, सही उत्तर पर तुरंत प्रशंसा मिले, क्या कहलाता है, क्लैरिटी तो है नहीं, एसोसिएशन भी नहीं है ना, डेमोक्रेसी भी नहीं, क्या बचा, री इन्फोर्समेंट। री इन्फोर्समेंट क्या होता है, ठीक है, री इन्फोर्समेंट। चलते हैं आगे। विच प्रिंसिपल स्टेट दैट लर्निंग कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ, सबको पता है क्या है ये, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, लगातार सीखते रहना है जीवन भर। शैक्षणिक भ्रमण एवं फील्ड विजिट मुख्यतः किस सिद्धांत को दर्शाते हैं, किसको दर्शाते हैं बताओ, फील्ड विजिट करोगे, एजुकेशनल टूर में जाओगे तो क्या सीखोगे उससे, किसमें पढ़े थे इसको हम लोग, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, सही आंसर है ना, बी। चलिए आगे। विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने देना किस सिद्धांत का है बताइए, आपको फ्री हो आप, है ना, स्वतंत्र रूप से अपने विचार को व्यक्त कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, तो किसमें आएगा ये, सबको पता होगा ये, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। ग्रुप डिस्कशन एंड टीम वर्क आर एग्जाम्पल ऑफ, ग्रुप डिस्कशन और टीम वर्क आर एग्जाम्पल ऑफ, किसमें आएगा ये, अच्छा इसमें एक ऑप्शन ही इधर है ना, प्रिंसिपल ऑफ रेडीनेस भी है एक ऑप्शन, 3 ऑप्शन ऊपर है, रेडीनेस तो आएगा नहीं, सबको पता है ना, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी भी नहीं है, रीइंफोर्समेंट भी नहीं था, क्या था, कोऑपरेशन करना ग्रुप डिस्कशन को बढ़ाता है, ठीक। अगला क्या है, सभी विद्यार्थियों को समान अवसर देने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है, 16 नंबर, में डेमोक्रेसी वाला आ जाएगा, है ना, लोकतांत्रिक रूप से सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। 17 नंबर में टीचिंग, कक्षा की परिस्थिति के अनुसार शिक्षण में परिवर्तन करना किस सिद्धांत का उदाहरण है, इसका आंसर क्या होगा 17 का, हाँ फ्लेक्सिबिलिटी वाला आ जाएगा।
इस प्रकार से देखिए काफी सारे क्वेश्चन है जो आप बना सकते हो। इसको मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के उसमें, है ना, फिर आप लोग देखोगे तो आराम से इसको बहुत सारी चीजें बना सकते हो। अभी हम थोड़ा उस टाइप के क्वेश्चन में जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा सा आगे। इसमें बताइए, कॉन्टिन्यूअस क्विजेस ऑन असाइनमेंट इन क्लासरूम ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट, नियमित क्विज असाइनमेंट और कक्षा अवलोकन किस सिद्धांत के उदाहरण बताइए। सिंपल सी बात है, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। इस प्रकार से आप आसानी से इसको बना सकते हो, है ना। एक मिनट, प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन का है ये। प्रयोगशाला के लिए कौन सा आएगा बताओ। प्रयोगशाला शिक्षण के लिए, लेबोरेटरी टीचिंग के लिए सबसे कौन सा अच्छा सिद्धांत है जिसमें वो पार्टिसिपेट करे, कौन सा आएगा। एक्टिव प्रोसेस, क्योंकि एक्टिव प्रोसेस को मैंने समझाया है उसीलिए, है ना। ये सब चीजें हैं, आप आराम से इसको बना लोगे। अभी मैं थोड़ा नीचे चलता हूं। देखिए इसमें देख लीजिए आप इसका आंसर, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। इसमें 3 स्टेटमेंट है, 1, 2 और 3 नीचे आ गए, है ना। अब तीनों में कौन कौन सा सही है इसको आप लोगों को बताना है। 1 सही है, 1, 2 सही है, 1 और 3 सही है, कुछ भी इस प्रकार से। पहले आप इसको देखते हैं, हम लोग अलग अलग पेज में हो गए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे चीजें समझ में आ जाए हमें। इस प्रकार से 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, टीचिंग शुड यूज सिंपल एंड अंडरस्टेबल लैंग्वेज। क्लैरिटी में यही बोलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर कितना, ये 31 को बता रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या बोला है, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी पे बात करना है। तो सबसे पहले क्या स्टेटमेंट है, शिक्षण में सरल एवं बोधगम्य, सिंपल और अंडरस्टेबल लैंग्वेज के यूज हमें करना है, ठीक है। दूसरा बोलता है क्लियर टीचिंग मिनिमाइजेस मिसकंसेप्शन, स्पष्ट शिक्षण भ्रांतियों को कम करता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, यह असंबंधित उदाहरणों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। इट इनकरेज द यूज ऑफ इररिलेवेंट। इररिलेवेंट मतलब जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे उससे अलग, उससे, है ना, उससे अलग उदाहरणों को प्रोत्साहित करता है। गलत है स्टेटमेंट, ऐसा है ही नहीं कि वो असंबंधित उदाहरणों को क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। 1 और 2 सही है। इस प्रकार से आप देख सकते हो क्वेश्चन, इसको भी आप सॉल्व कर लोगे। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है ताकि आप लोगों को ये चीजें आसानी से बने आप लोगों से, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू किससे है, देखिए ये है आपका उस जो हमने मॉडल पढ़ा है टीचिंग मॉडल से। इसमें से भी कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं टीचिंग मॉडल्स को, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, ठीक है। फिर उसके बाद और को प्रैक्टिस करोगे आप लोग। पहला है टीचिंग मॉडल्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज। कितने कैटेगरी में हम लोगों ने पढ़ा टीचिंग मॉडल को, पहला है 4 हम लोगों ने पढ़ा, है ना। सोशल इंटरेक्शन, बिहेवियर अल्टरिंग, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और पर्सनल बेसिस मॉडल, ठीक है पहला। दूसरा क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ टीचिंग मॉडल्स। कौन से इसमें से टीचिंग मॉडल नहीं है बताओ। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, सोशल इंटरेक्शन है, बिहेवियर अल्टरिंग है, कौन सा नहीं है, साइकोलॉजिकल। तो आंसर क्या होगा इसका, डी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल मेनली फोकस ऑन, किसमें फोकस करता है बताओ। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल का मेन फोकस किसमें होता है, थर्ड का आंसर क्या होगा इसमें, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल का मेन फोकस किसमें होता है, तीन का भी। हाँ मैंने बताया था ना, मेमोरी से संबंधित होगा ये। किससे संबंधित होगा, मेमोरी एंड थिंकिंग से संबंधित होगा। सोशल इंटरेक्शन मॉडल एम्फेसाइज, सामाजिक अंतःक्रिया का मॉडल किस पर जोर देता है, तो नाम से ही क्लियर है ये, सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंध के बारे में बात करता है। फिफ्थ में चलो, 1 मिनट। बिहेवियर अल्टरिंग मॉडल आर रिलेटेड टू, किससे है बिहेवियर अल्टरिंग मॉडल, फिफ्थ का आंसर भी
बिहेवियर को मॉडिफिकेशन से संबंधित ही होगा, सिंपल सी बात है। पर्सनल बेसिस मॉडल फोकस ऑन, किस पे बात करता है पर्सनल बेसिस मॉडल? तो मशीन पे नहीं करता, ना एग्जाम पे नहीं करता, सोसाइटी पे किस पे करता है? इंडिविजुअल पर्सनालिटी पे करता है, सबको पता है। विच मॉडल कैटेगरी इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी? कौन सा मॉडल सीखने और स्मृति के मनोविज्ञान पर आधारित है? कौन सा मॉडल है बताओ इसको आप लोग। 7th का आंसर कौन सा है? बी, सही आंसर है बी, है ना, सब लोग बता रहे हैं। कौन सा आएगा? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मैंने ऑलरेडी बोल दिया। मेमोरी इस टाइप से अगर कुछ आता है तो। कोऑपरेशन लर्निंग इज एसोसिएटेड विथ, सहकारी अधिगम मतलब मिलजुल कर कार्य करना, किसमें संबंधित होता है? ये बहुत आसान है ये, है ना। कोऑपरेशन के साथ सीखना, इसका आंसर है ये सोशल इंटरेक्शन मॉडल, ठीक है। स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग इज लिंक्ड विथ, स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग संबंधित है, मतलब स्किनर कौन सा मॉडल को दिया है? इसका आंसर बताओ, मैंने बताया था आप लोगों को, लिखे भी होंगे। बिहेवियर अल्टरिंग मॉडल, आंसर है सी। ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस इन एजुकेशन आर पार्ट ऑफ, शिक्षा में मानवतावादी दृष्टिकोण किस मॉडल में आते हैं? किस मॉडल में आएगा बताओ? मानवतावादी किस में आएगा? पर्सनल में आएगा, पर्सनल बेसिस मॉडल। उसके बाद क्या? विच मॉडल फोकस ऑन इंप्रूविंग थिंकिंग स्किल, सबको पता है। कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, मैंने क्या बताया था इसको? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। देखिए बार बार क्वेश्चन वही चीज आता है रिपीटेड, लेकिन उससे क्या हो जाता है आप लोगों को याद हो जाता है। शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण मुख्यतः किस प्रकार किया गया है? तो द क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मॉडल इज गिवन मेनली टू, परीक्षा को आसान बनाने के लिए गलत, सिलेबस को कम करने के गलत, अनुशासन बढ़ाने के गलत, क्या है? ऑर्गेनाइज टीचिंग स्ट्रेटेजी, शिक्षण रणनीतियों को संगठन के लिए, रणनीतियों के लिए टीचिंग मॉडल्स दिया गया है। इसको भी समझ आओगे, इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अभी मैं इस क्वेश्चंस का पीडीएफ आप लोगों को शेयर कर दूंगा, है ना, मोबाइल ऐप में आपको जैसे कि मिल जाता है, पीडीएफ मिलेगा आंसर के साथ, उसको आप लोग सॉल्व कर लोगे, अपने से प्रैक्टिस कर लोगे। और आज के क्लास में हम लोगों ने देखा है शिक्षण के सिद्धांत, कैसे उसको हम लोगों ने देखा कि 2024 के सेट एग्जाम में आया था। तो मैं यही बता रहा हूँ कि 2024 के जो हम लोगों ने वीडियो लेक्चर्स बनाया हुआ है 2024 के सेट के लिए, उसमें वो छूटा हुआ था, उसको अभी अपडेट करके इस सिद्धांत को इसमें शामिल कर लिया गया है और आपके लिए आसान हुआ उस चीजों को समझने में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है। इसके बाद कल की क्लास में हम लोग देखेंगे इवेल्युएशन सिस्टम, काफी इंपॉर्टेंट है ना, मूल्यांकन तंत्र, उससे भी क्वेश्चंस आया था, उसको भी मैं बताऊंगा कैसे आपको समझना है, इस चीजों को भी समझेंगे, क्योंकि आसान हो जाता है अगर हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो, ठीक है। तो आज के क्लास को यहीं पर मैं एंड करता हूं, किसी को अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हो अभी, अगर सब चीजें क्लियर हो तो लिख दीजिए क्लियर है करके, फिर हम इसको एंड करेंगे यहीं पर। ठीक है, केमिकल साइंस का भी पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है। चलिए फिर क्लियर है तो हम, है ना, 2 या 3 वीडियो, 2 या 3 दिन के क्लास और बचा है यूनिट 1 के लिए, फिर कंप्लीट हो। सब प्रीवियस के क्वेश्चन ऑल इंक्लूडेड है, सब करवा देंगे, है ना। कॉमर्स का क्लास नहीं चलता है, चलिए